हेलो, नमस्ते साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपनी इस क्लास में गणितीय ज्यामिति की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनकी विमाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपने हमारे YouTube चैनल की क्लास को ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और विमाओं से संबंधित सभी तथ्यों को हम इसी क्लास में सीख पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ज्यामितीय परिभाषाओं को। देखिए, सबसे पहले हम इस पैनल पे जो बात करने वाले हैं वो बात है गणितीय परिभाषाएं। गणितीय परिभाषाएं मतलब गणित में काम आने वाली कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे गणित क्या है। अगर हम गणित की परिभाषा सीखें, हम गणित यानी मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट अपना होता है उसको अगर पढ़ें, उसको समझें, तो वो भी एक परिभाषित रूप में हम उसको ऐसे बताएंगे। गणित एक ऐसा ज्ञान है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि के बारे में बताता है। यानी गणित क्या है? एक ज्ञान का नाम है जिसमें हम क्या क्या सीखते हैं, किसी संख्याओं के बारे में, उनकी मात्राओं, उनके परिणामों, उनके रूपों और आपसी संख्याओं के आपसी रिश्तों के बारे में, गुण, स्वभाव, जैसे 2, 3, 4 चर है, अचर है, चर संख्याओं का गुण स्वभाव देखते हैं, भाज्य अभाज्य के गुण स्वभाव देखते हैं आदि के बारे में हम बात करते हैं। ऐसा ज्ञान है गणित। इस बात को आप अपनी जहन में एक प्रकार से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं कॉपी पे। फिर हम बात करते हैं गणित में सबसे पहले ज्यामितीय परिभाषाओं की बात कर रहे हैं, तो ज्यामितीय परिभाषाओं में सबसे पहले हम बात कर सकते हैं बिंदु की। बिंदु क्या होता है? ज्यामिति में सबसे शुरुआती जो बात होती है वो होती है बिंदु। तो समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह होता है बिंदु। कोई भी समतल होता है, वहाँ पे हमें कोई स्थिति बतानी है तो सबसे छोटा जो चिन्ह होता है वो होता है बिंदु। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, बिंदु वाले कॉलम में जो बिंदु हम बना रहे हैं ये समतल में स्थिति बता रहे हैं। अब एक बिंदु लगा है, ये बिंदु देखिए कौन से कॉलम में है। ये सिर्फ स्थिति बताने के लिए छोटे छोटे बिंदुवत संख्याएं होती है। बिंदु की परिभाषा आप इस प्रकार से पढ़िएगा कि समतल में स्थिति बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह होता है बिंदु। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेखाखंड की। बिंदु के बाद हम ज्यामितीय परिभाषाओं में बात करेंगे रेखाखंड की। रेखाखंड की परिभाषा इस प्रकार से हमने ली है कि समतल पर निश्चित अंतराल पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली एक आकृति रेखाखंड कहलाती है। समतल पर ये अपना जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा समतल है। इस समतल पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाले दो बिंदु, जैसे मान लीजिए ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु हो गए, उन बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति ये जो आकृति है ये क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु होते हैं, ऐसे दो बिंदु ले लिए, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होती है ऐसे, वो क्या होती है? रेखाखंड होती है, यानी रेखा का एक हिस्सा होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं अगले पैनल पे हम चलेंगे और अगले पैनल पे कुछ नई परिभाषाओं को हम सीखेंगे। आप इतनी परिभाषाओं को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप अगर अपने दिमाग में नोट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट पैनल, हम दूसरे पैनल पर पहुंच गए हैं। इस पैनल में हम कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे किरण किसे कहते हैं। ये परिभाषाएं ज्यामिति से संबंधित सभी जो आकृति हैं उनकी परिभाषाओं को सीखने के लिए हम पढ़ रहे हैं, लगाई गई है, तो आप इसको आसानी से सीख पाएंगे ज्यामिति से संबंधित तथ्यों को। तो देखिए, किरण की परिभाषा इस प्रकार से, किरण एक निश्चित बिंदु से एक और एक सीध में अनंत तक खींचे गए बिंदु से निर्मित आकृति किरण कहलाती है। किरण एक निश्चित बिंदु से एक और एक सीध में अनंत बिंदु तक खींचे गए बिंदु से निर्मित आकृति किरण कहलाती है। इसका एक सिरा बिंदुवत तथा दूसरा सिरा एक तीर के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जो सिरा तीर के चिन्ह से दर्शाया जाता है वह अनंत तक जाने को प्रदर्शित करता है। क्या कहा गया है? किरण क्या है? एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है, इससे अनंत तक बिंदुओं का एक समूह है आगे बढ़ने वाला, ये ग्रुप बन जाता है। तो ये इस प्रकार से दिखाई जाता है। किरण का पहला सिरा बिंदुवत होता है, दूसरा इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ताकि ये बिंदु, कहने का मतलब ये बिंदु जो है वो अनंत तक ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही
जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे इसका ये ओरिजिनल सिंबल हुआ। इसको आप अपनी परिभाषा में लिख लीजिए, एक परिभाषा का चार्ट बनाकर। आप जब गणित विषय को पढ़ते हो तो अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखिए और उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को एक हाईलाइट के तौर पर लिखिए, या आप अगर लिखने के इच्छुक है, ज़्यादा आपको लिखने का शौक है, तो पूरी क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं उनको आप परिभाषा को पूरा सेपरेट लिख लीजिए, ताकि आप भविष्य में जब इनका रिवाइजन करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको दोबारा से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेखा की परिभाषा की। रेखा की परिभाषा इस प्रकार से है, रेखा एक निश्चित बिंदु से दोनों ओर एक सीध में अनंत तक खींचे गए बिंदु से निर्मित आकृति रेखा कहलाती है। रेखा क्या है देखिए, किरण क्या है, एक निश्चित बिंदु से एक सीध में एक और खींचे गए अनंत बिंदुओं की आकृति है। और रेखा क्या होती है, एक बिंदु से दोनों ओर एक सीध में अनंत तक खींचे गए बिंदुओं से निर्मित आकृति रेखा कहलाती है। इनके दोनों सिरों को तीर के चिन्ह से दर्शाया जाता है तथा अनंत तक जाने को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए किरण के लिए तो एक कोई अपना बिंदु था, उसे एक ही ओर हम जा रहे थे। अब रेखा के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर इस प्रकार से बिंदु, जैसे ऐसे भी इधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी बहुत सारे बिंदु एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके क्या बना लेते हैं, वो रेखा का, जैसे ये मूल बिंदु एक अपना निश्चित बिंदु था, इसे इस तरफ भी बिंदु बढ़ रहे हैं, इसे इस तरफ भी बिंदु बढ़ रहे हैं, और दोनों तरफ हम क्या करेंगे, तीर का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे ताकि ये बढ़ते हुए नजर आए। मान लीजिए कोई अपनी ए बी रेखा दिखानी है तो हम ए बी पर ऐसे तीर का चिन्ह लगाते हैं, और ए बी जब किरण दिखानी होती है तो हम ए बी लिखते हैं और उस पर एक ऐसे डंडा लगा के ऐसे एक ही और तीर का चिन्ह लगाते हैं। ए बी रेखाखंड दर्शाना होता है तो हम ए और बी लिखते हैं और सीधी ली खींचते हैं, उसके ऊपर कोई भी तीर का चिन्ह नहीं लगाते। आप ध्यान रखना, किरण के लिए एक तरफ रेखा के पे तीर लगता है, रेखा के लिए दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगाए जाते हैं, और रेखाखंड के लिए कहीं पे भी हमें तीर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, दर्शाने का तरीका ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली अपनी एक नई परिभाषा की, जिसमें बात आ जाती है कोण की। कोण किसे कहते हैं, ये भी एक ज्यामिति से संबंधित आकृति है कोण। देखिए, दो किरणों का जब निश्चित बिंदु उभयनिष्ठ हो तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। इसको एक साधारण भाषा में अगर हम कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दो किरणों का आपसी झुकाव, एक किरण दूसरे पर कितनी झुकी हुई है, वो झुकाव कोण कहलाता है। इसकी ये परिभाषा लिखी हुई है, ये भी एक अच्छी परिभाषा ही है कि दो किरणों का निश्चित बिंदु, जैसे मान लीजिए अपने पास किरण किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से किरण होती है। मान लीजिए ये किरण जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और अनंत तक जा रही है, एक ये बिंदु निश्चित है इसका। इस निश्चित बिंदु वाली किरण से अगर कोई एक अन्य किरण और होती है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या लिखा है, दो किरणों का जब निश्चित बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी दूसरी किरण एक और हो, जैसे मान लीजिए कि एक किरण इसी बिंदु से, इसी निश्चित बिंदु से शुरू होकर अगर ऐसे जा रही है, तो इन दोनों किरणों से जो आकृति बनी है वो आकृति क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। इस प्रकार से जो आकृति बनी है वो क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। तो कोण को हम कैसे दर्शाते हैं, दो किरणें होती है जिसमें जो शुरुआती जो बिंदु होता है ना वो दोनों का उभयनिष्ठ होता है, मतलब सेम ही होता है, और उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। इस परिभाषा को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इस क्लास में जो हम बातें पढ़ रहे हैं वो 6ठी 7वीं 8वीं से बड़ी कक्षाओं में हर कक्षा में काम आने वाली बात है। अगर आप 6ठी 7वीं से बड़ी कक्षा में हो और आपको ये बातें पता है तो आप एक बेहतर स्थिति में हो, अगर पता नहीं है तो आप इन बातों को नोट करके अपनी जो नॉलेज की जो श्रृंखला है उसमें ज़रूर शामिल कर लीजिए, ताकि जब हम ज्यामिति गणित पढ़ें तो ज्योमेट्री की जो भी क्लास पढ़ें तो उसमें हमें इनकी प्रारंभिक बातें जो है वो हमें पता हो, तो पता होती है तो आगे हमें उसको आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक जानकारियाँ ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की क्लासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास ये परिभाषाओं से संबंधित है। अगर ज्यामिति की कहीं पे भी परिभाषा प्रश्नावली पढ़ेंगे तो इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान नहीं है तो वहाँ पे हमें ध्यान करना होता है, फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट गणितीय परिभाषाओं की पैनल नंबर 3 पर पहुँच गए। आप शुरू में ही एक निर्देश के तौर पे आपने पढ़ा था कि प्रत्येक स्लाइड के अंत में जो भी हमें पढ़ेंगे वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और भविष्य में आप उसका
अभ्यास भी करेंगे और उनको याद भी करेंगे, ताकि वो हमेशा के लिए आपके अध्ययन में सम्मिलित रहें। त्रिभुज की हम परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें ज्यामितीय आकृति देखिए, बिंदु, किरण, रेखाखंड, कोण के बाद हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 सीधे रेखाखंड होने चाहिए और बनने वाली आकृति क्या होनी चाहिए, एक बंद आकृति होनी चाहिए, और वो आकृति हमें जो प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। ये हो गई त्रिभुज की परिभाषा, साधारण सी है। चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ेंगे इस कॉलम में। 4 रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। बहुत सारे चतुर्भुज यहाँ पे देखिए, अपने इस डिजिटल बोर्ड पे चतुर्भुज का एक शॉर्टकट मिला है, जिससे आप बहुत सारे चतुर्भुज यहाँ पे खींचने में आसानी है, इसलिए आपको बहुत सारे चतुर्भुज खींच के बताए जा सकते हैं। देखिए कैसे, ये भी एक 4 भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज है, ये भी बंद आकृति चतुर्भुज है, ये भी बंद आकृति चतुर्भुज है। जो हम ये त्रिभुज लिख रहे हैं ये भी चतुर्भुज में ही लिखा था। ये चतुर्भुज नाम लिखा वो भी एक चतुर्भुज में ही लिखा था। यहाँ पे ये जो परिभाषा लिखी वो भी एक चतुर्भुज में ही लिखी थी। ये त्रिभुज की जो परिभाषा लिखी वो भी चतुर्भुज में ही लिखी थी। अपने जो इस बोर्ड की जो शेप है वो भी एक चतुर्भुजाकार ही है। तो आप चतुर्भुज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जैसे 3 भुज से त्रिभुज, 4 भुज से चतुर्भुज, 5 भुज से पंचभुज, इसी प्रकार 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। जैसे 3 भुजाओं से बनी तो त्रिभुज, 4 से चतुर्भुज, 5 से पंचभुज, 6 से षटभुज, 7 से सप्तभुज। तो जितनी भुजाएं हैं उतना नाम लगा के हम उसके आगे भुज लगा देते हैं, जैसे 9 भुज, तो वो बंद आकृतियाँ क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम गणितीय विमाओं के बारे में बात करेंगे। विमाएं देखिए कि विमाहीन आकृतियाँ जो जो हमने पढ़ी है उनमें विमा मतलब माप, ऐसी आकृतियाँ जिनका कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी उस पर स्केल रख के हम थोड़ा सा भी स्केल पे जो पैमाना है वो न देख सके, ऐसी आकृति जिसमें विमा होती ही नहीं है, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती नहीं है, वो होता है अपना प्यारा सा बिंदु। क्या होता है, बिंदु होता है, जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, यानी स्केल से मापने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ स्थिति दर्शाने के लिए एक चिन्ह होता है छोटा सा। और फिर हम बात कर लेते हैं एक विमीय आकृतियाँ की। तो एक विमीय आकृतियों में यहाँ पे देखिए 3 अपनी आकृतियाँ आएगी, ज्यामितीय आकृति, रेखाखंड, किरण तथा रेखा। अब रेखाखंड को हमने कैसे पढ़ा था, एक सिंगल लाइन से रेखाखंड बनेगी। किरण किस प्रकार से बनेगी, एक इस प्रकार से तीर का चिन्ह लगा के, और जो रेखा है वो कैसे बनेगी, ऐसे सीधी रेखा होगी और उसके दोनों तरफ क्या होंगे, तीर के चिन्ह होंगे। इन बातों को हमने अभी अभी सीखा है रेखा की परिभाषा में। फिर हम पढ़ लेते हैं द्विविमीय आकृतियाँ किसे कहते हैं। द्विविमीय आकृतियों में हमने जो जो परिभाषाएं पढ़ी है उनमें एक कोण द्विविमीय पढ़ा था, वो द्विविमीय होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज, ये सभी आकृतियाँ क्या होती है, द्विविमीय होती है। द्विविमीय मतलब जब आप किसी चतुर्भुज को मापते हो तो आप स्केल को 2 बार रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक बार तो आप स्केल को यहाँ ऊपर वाली भुजा के सापेक्ष रखोगे कि ये भुजाएं, लंबाई में इसकी कितनी भुजाएं हैं और उसकी चौड़ाई में कितनी भुजाएं हैं। इस प्रकार से 2 बार स्केल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में रखनी होती है, तो वो द्विविमीय हो जाती है। एक ही प्रकार से रखनी होती है तो वो एक विमीय हो जाती है। स्केल रखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसका कोई माप चौक होता ही नहीं है, वो क्या हो जाती है, विमाहीन हो जाती है। इस क्लास में हमने एक विमीय और 2 विमीय जो आकृतियाँ थी उनकी विमाओं और उनकी परिभाषाओं के बारे में हमने 4 अपनी स्लाइड में पढ़ा है। आपको ये बातें ज़रूर समझ में आई होगी। आपको ये बातें समझ में आई और आपके लिए अगर उपयोगी है तो आप अपना एक फीडबैक, प्रत्युत्तर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपने इस क्लास को पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस क्लास में पढ़ी हुई सभी सामग्री को आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करिएगा, ताकि आप भविष्य में इनका रिवाइजन करें। तो इस क्लास को देखने की बजाय आप अपनी कॉपी से देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी और
आप अगर इस क्लास को बार बार देख के अपनी रिपीटेशन को सुदृढ़ या गहन ज्ञान को एक मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को बार बार ज़रूर देखिएगा, ताकि इस ज्ञान को आप एक गहराई तक समझ सके। एंड फाइनली आपने इस क्लास को देखा। इफ़ यू रियली like this video, please help me to grow my channel as well. Just like and share this video to your friend and family and press bell icon after subscribe my channel. Thank you so much for thank you so much for watching this complete class. धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आप इस क्लास को अन्य अपने जो पढ़ने वाले साथी है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आपको इस क्लास से कुछ लाभ मिला है और कुछ अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।